नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के कड़े तेवर के कारण आज भी संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। हालांकि सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन नहीं बदली संसद की सूरत। पेगासस पर सियासी पंगा आज भी जारी रहा। विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष की नारेबाजी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के रवैये से सभापति वेंकैया नायडू गुस्से में आ गए। नायडू ने पूछा कि क्या वो सदन को बाजार बनाना चाहते हैं। Concerned about this. There are two ways. One, ignore this, allow this to become a bazaar. हर एक व्यक्ति अपना सीटी बजाते रहो। दूसरा, टेकिंग एक्शन। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर बहस से भागने का आरोप लगाया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष सदस्यों को प्रश्न पूछने के हक से वंचित कर रहा है। हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अलाउइंग द पार्लियामेंट टू रन। पेगासस और किसानों के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट समेत 16 विपक्षी दलों के सांसदों की मीटिंग हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनी। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अधिकारों का हनन और संसद साथ साथ नहीं चल सकती। जब सरकार नागरिकों के संवैधानिक हकों के ऊपर, जो हक संविधान ने दिए हैं, संविधान के ऊपर कुठाराघात करती है, उसके ऊपर सीधा सीधा प्रहार करती है, तो सदन की कार्रवाई चलती रहे और वो कुठाराघात चलता रहे, वो अधिकारों का हनन चलता रहे, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं के साथ बात करेंगे। ये बैठक रविवार की शाम को हो सकती है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। इधर जातीय जनगणना की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम ने तेजस्वी को आश्वासन दिया है कि वो पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे। असली हिस्टोरिक काम तभी होगा जब ये जाति जनगणना में पिछड़े, अति पिछड़े या अन्य जातियों का जिनका छूटा है उनकी गिनती होनी चाहिए। जाति एक पहचान है जो राजनीति से जाति नहीं दिखती। बिहार की सियासत में जाति के बिना कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। यही वजह है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मांग के साथ ही वो केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर। यही बिहार विधानसभा से बीजेपी भी शामिल थी जब सर्वसम्मति से, सर्वदलीय सहमति से बिल पास कराया गया था जातीय जनगणना का, एक बार नहीं 2 बार। हमने बोला भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम तो ठीक है, आप लोगों के इस मुद्दे पे साथ हैं, हम जो है समय लेकर के प्रधानमंत्री जी से ले। पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग की राजनीति करने वाला समूह लंबे अरसे से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार जाति के आधार पर जनगणना कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर वो पार्टियां भी साथ दिख रही हैं, जिनके रिश्ते सियासत में 36 के माने जाते हैं। जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो। जनसंख्या कानून को लेकर जब बिहार में जब कोई ड्राफ्ट आएगा तो उसके ऊपर हम लोग आगे की टिप्पणी करेंगे उसको पढ़कर। पर हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जागरूकता इसको लेकर फैलाई जानी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का ये नारा भले ही पुराना पड़ गया हो, लेकिन सत्ता और सियासत के शीर्ष पर अब तक वंचित तबके की भागीदारी पूरी नहीं हो पाई। जाहिर है, जब तक समाज से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता, सियासत में जाति की अहमियत बरकरार रहेगी। चाचा भतीजा के बीच दूरियां अब कम होने लगी है। सालों बाद आज दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का स्वागत किया और सबसे बड़ी बात है कि आज चाचा ने भतीजे की बात मानते हुए यह कहा कि जातीय जनगणना को लेकर वह प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।
और एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि 31 जुलाई यानी कि कल शाम 4 बजे दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में यूं तो सदस्यता अभियान से लेकर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अटकलबाजी जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अगला कप्तान कौन होगा? फिलहाल 2 नामों पर कयासबाजी तेज है। रेस में पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का है, तो वहीं ललन सिंह की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। 31 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पार्टी के भीतर भी इस पर बात हो रही है, तो बाहर भी कानाफूसी जारी है। जेडीयू के कई नेता तो अब खुलकर कहने लगे हैं कि केंद्रीय मंत्री बन चुके आरसीपी सिंह को अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कई लोग आरसीपी सिंह पर जिम्मेदारी बढ़ने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा लगभग हर कोई चाह रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को बने रहना चाहिए। नहीं बने रहना चाहिए, वो बदला जाना चाहिए। राष्ट्र किसी अध्यक्ष किसी और को बना देना चाहिए। वो मंत्रालय पूरे हिंदुस्तान का दौरा करना है, देश विदेश जाना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर स्थान नहीं रहना चाहिए। वो योग्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये नहीं बोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा योग्य है कि आने वाले भविष्य उपेंद्र कुशवाहा के लिए सही रहेगा। शनिवार शाम दिल्ली के जेडीयू मुख्यालय में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 75 सदस्य शामिल होंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक कार्यकारिणी में सदस्यता अभियान और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हम बैठक होती ही है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुप्रीम बॉडी है, तो सुप्रीम बॉडी की बैठक का मतलब है कि जरूर महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इसमें एजेंडा क्या होगा यह तो वहाँ चर्चा होगी, तभी बताना संभव। ये भी चर्चा जोरों पर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया जा सकता है, क्या आप तैयार हैं? नहीं, ये चर्चा आप लोगों के बीच में है, पार्टी के सामने अभी एजेंडा नहीं। आरसीपी सिंह जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि पार्टी का कप्तान बदलेगा या फिर अध्यक्ष पद का ताज आरसीपी सिंह के सिर पर ही बरकरार रहेगा। पार्टी के कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी चाहत है कि नीतीश कुमार को दोबारा पार्टी की कमान खुद अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि जेडीयू का चेहरा चाहे कोई भी हो, 2024 और 2025 में पार्टी की हार तय है। हुआ पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बहुत बढ़िया था, आज भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए बहुत बढ़िया है। सब अथिये खत्म हो जाएगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ज्यादा पड़ेगा। मतलब अभी लगता है कि अगर 31 तारीख को नीतीश कुमार फिर से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जनता ने ही जेडीयू को नकार दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए जेडीयू जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा आने वाले चुनाव में। 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। एनडीए गठबंधन भी अब उतना मजबूत नहीं है और बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते भी पहले जैसे नहीं हैं। यानी चुनौती अंदर भी है और बाहर भी। ऐसे में पार्टी के भविष्य का चेहरा काफी अहम हो जाता है। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चर्चा नए कप्तान को लेकर कि आखिर कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिलहाल चर्चा 2 नामों को लेकर है, पहला ललन सिंह और दूसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इधर झारखंड में जज की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। झारखंड में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि धनबाद में हुई घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एडीजी उत्तम आनंद को एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई। मामला मीडिया में आया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मामले पर संज्ञान लिया। न्यायाधीशों और वकीलों के साथ कई स्थानों पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। न्याय तंत्र बिना किसी डर के चलता रह सके, इसलिए हम इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हम उनकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य सचिव और झारखंड के डीजीपी इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करें। धनबाद में जज की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को लेकर सियासी दल भी झारखंड की कानून व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। सभी इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया में ये हत्या का मामला दिखता है। जिस तरह से वाहन चालक ने लेन में चलते हुए जज पर प्रहार किया है, इसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा।
इसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहले से कोई प्री प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है। पहली बार किसी जुडिशियल सर्विस के इतने सीनियर ऑफिसर की हत्या हुई है और हम निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत और इधर रांची में वकील मनोज झा की हत्या के खिलाफ एकजुटता का इजहार करते हुए झारखंड बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने आज कोई भी न्यायिक काम नहीं किया। कि हम लोग भी इस घटना से काफी दुखित है और हम लोग चाहते हैं पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भी इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके सच्ची चीज को सामने लाए। 28 जुलाई की सुबह झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सुबह 5 बजे किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्टों के आधार पर इसे एक हादसा समझा गया, लेकिन घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जज की हत्या की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को टक्कर मारने वाले ऑटो को गिरिडीह से बरामद किया गया। साथ में ड्राइवर समेत 3 लोग पकड़े गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। धनबाद से अरुण तिवारी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। पिछले साल की तुलना में इस साल के नतीजे अच्छे आए हैं और 99.37% छात्र छात्राएं सफल हुए। खास बात यह है कि इस साल 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। रिजल्ट 12वीं का आ गया है और जाहिर तौर पर जो 40-30-30 का जो फॉर्मूला था उसके अंतर्गत ये रिजल्ट आया है, तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। और आपको मैं लाइव तस्वीरें देखिए दिखा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी है उनके अंदर कि वो अभी जो है अपना रोल नंबर डाल रहे हैं। cbseresults.nic.in ये है वेबसाइट और इस पर फिलहाल रोल नंबर डाला जा रहा है। अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन जिसका नहीं आया वो बहुत नर्वस है। आपका क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं शो कर रहा है? क्रैश हो रही है साइट, इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो नर्वस हो आप अभी? जी वो तो हुई नर्वस। तो क्या लग रहा है कि जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से कुछ परसेंटेज कम हो सकती है? कहीं ना कहीं ये भी एक नर्वसनेस का कारण हो सकता है। हाँ हो भी सकता है, क्योंकि 11th में इतनी अच्छी नहीं गई थी परसेंटेजेस, तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।